उस दिन पतंग उड़ाई। क्या उड़ाई? राजीव है, राजीव उन्होंने पतंग उड़ाई। आज दिन तक रिवाज है, आखा तीज को बीकानेर में पतंगे उड़ती है। तो कोई पूछे कि बीकानेर में पतंगे किस दिन उड़ाई जाती है, किस दिन उड़ाई जाती है, लिख लो, इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाते हैं। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाते हैं। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाते हैं। फिर क्या, पतंगे उड़ाने का भी त्योहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के होते हैं मौसम। जहां पर जो मौसम ठीक रहेगा वहां पर तब पतंग उड़ जाएगी। कई बार जब मैं कहता हूं आखा तीज पे बीकानेर में पतंगे उड़ाते हैं, तो कोई टाबर पूछता, सर मकर संक्रांति को क्यों नहीं उड़ाते? बाकी पूरे जयपुर में तो कब उड़ाते हैं? मकर संक्रांति। कि भाई मकर संक्रांति को जयपुर में मौसम ठीक रहता है, जयपुर में ठंड नहीं पड़ती ज्यादा, न जयपुर में ज्यादा पड़ती है गर्मी। जयपुर का मौसम इस लिहाज से बहुत अच्छा है, बरसात भी खूब हो जाती है। देख ही रहे होंगे आजकल, इस बार तो फिर भी थोड़ी कम है, वरना तो जयपुर में डेली सुबह सुबह बरसने लग जाता है, शाम को बरसने लग जाता है। तो दोनों सुबह शाम दोनों टाइम मौसम बेईमान ही रहता है। तो इधर वो रहता ही, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंड होती है। ठंड जयपुर में ठंड तो पड़ती ही नहीं। ठंड का मतलब जयपुर में है कि लगभग स्टार्ट होगी जो ठंड होगी वो 20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद शुरू होगी 10 जनवरी। 20 दिन ही ऐसे होते हैं जब ठंड है, जिसको आप ठंड कह सकते हो। बाकी तो एक पतली सी स्वेटर के अंदर आप पूरी ठंड निकाल लो, ठंड का कोई नामो निशान नहीं होता। 10 जनवरी के बाद में ठंड ढल जाती है यहाँ की। इसलिए 14 जनवरी जब मकर संक्रांति आती है तो मौसम एकदम खुला हुआ रहता है। इसलिए जयपुर में ऊपर छत पे खड़े लोग बनियान में पतंग उड़ाते रहते हैं। जनवरी का महीना आप आराम से खड़े हो और पतंगे उड़ा रहे हो ऊपर बैठे बैठे, तो या वहां पर किसी भी प्रकार की ठंडी नहीं है, मौसम खुला हुआ है। पर 14 जनवरी को कोई बीकानेर का मौसम देख ले, भयंकर कुहरा धुंध रहती है, 100 मीटर दूर हाथ से हाथ नहीं दिखता, बंदा उधर खड़ा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, कैसे पतंग उड़ा लोगे? तो वहां पे मौसम खुलता कब है? जाके आखा तीज के आसपास खुलेगा, तो वहां पर पतंगे कब उड़ाई जाएगी? आखा तीज। जयपुर पे मौसम कब खुल जाएगा? मकर संक्रांति के आसपास। तो इन्होंने पतंगे कब उड़ानी शुरू कर दी? मकर संक्रांति। अच्छा, जयपुर में ठंड नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे जयपुर में ऐसी रजाइयां लोकप्रिय हुई जो बहुत पतली पतली रजाइयां थी, इसलिए नाम पड़ा पाव रजाई। क्या नाम पड़ा? कि रजाई होती पाव, पाव पाव तो समझ गए, 1/4 1/4 kg की बनी हुई है, कि 1/4 kg की बनी हुई है तो पाव रजाई है, उसका नाम ही पाव रजाई पड़ा। पर गांव में आज भी फैशन है, आज भी गांव के अंदर कोई जयपुर आता है तो लोग कहते हैं यार पाव रजाई लेके आना। पर मैं कई बार सोचता हूं पाव रजाई से जयपुर की ठंड रुकती है, क्योंकि जयपुर में ठंडी पाव है। ये पाव रजाई हमारे चूरू में लेके कोई सो जाए तो सुबह तक पाव मिले, 3/4 गायब हो जाए यार आदमी। मतलब 2.5 किलो वाली 4 लेके सोता है आदमी तो भी पार नहीं पड़ती है। तो भाई तो मौसम की बात है भाई, आखा तीज पे बीकानेर में मौसम खुला हुआ है तो बीकानेर वाले पतंग कब उड़ा लेते हैं? आखा तीज। और जयपुर वाले कब उड़ा लेते हैं? मकर। अब आखा तीज कब आती है? वैसे याद रखना, गोर के 15 दिन बाद धिंगागोर, धिंगागोर के 15 दिन बाद आखा तीज, या गोर के 1 महीने बाद आखा तीज। आगे कि चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर, वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज, चित्र मानते थे। और कभी आप नोटिस करना, वैशाख के महीने में सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के लड़कियां पीपल के पेड़ में पानी डाल के आती है कि पीपल सिंचा। क्या सिंचते हैं? टारगेट एक, वन एंड ओनली टारगेट, कि जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा होता है? पीपल। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ क्या मिल जाए? पति। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो हंसते हैं, उनके पापा फौजी, तो वो साहब एक बार छुट्टी आए हुए, तो मेरे फ्रेंड कहते हैं यार मैं बदमाश था थोड़ा बचपन में, तो एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते पड़ोसियों के बच्चों से झगड़ा हुआ और मैंने किसी बच्चे के बेट की दे ली। तो वो घर में शिकायत लेके आए कि आपका बच्चा इस प्रकार से करता है। तो फौज साहब ने उस दिन तो डांट के छोड़ दिया कि लड़ाई करता है, तमीज तो है नहीं, संस्कार सीखे नहीं, डांट दिया। 5-7 दिन बाद स्कूल से शिकायत आ गई कि स्कूल में टीचर के सामने बोल गया, या पढ़ता नहीं है, या साथ वाले बच्चों से लड़ाई करता है। फौज साहब को बुरा लगा और फौज साहब ने पिटाई की तो वो रोने लग गए। तो बाद में फौज साहब ने, वो तो रो रहे, फौज साहब ने छोड़ दिया पिटाई करना, तो और फिर कहा कि तेरे लिए भी कोई पीपल पूजती होगी, पर उस बेचारी को क्या पता कि आगे आंकड़ा है। आंकड़ा समझते हो? आंकड़ा। तो लड़कियों पीपल पूजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे सारे क्या है? आंकड़े हैं। तो अपने क्यों ज्यादा लोड लेना फालतू में? तो इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुद्ध। 1974 में जब इंदिरा गांधी अपने पीएम हुआ करती थी, भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहते थे। भगवान बुद्ध को जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया और कोई क्वेश्चन का उनको आंसर नहीं आया तो मुस्कुरा दिए। क्या कर दिए? कोचिंग चलाते थे भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध से स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा कि भगवान बुद्ध
आत्मा क्या होती है? स्टूडेंट बैठ गया, उसको लगा कि सर कह रहे इतना इजी सवाल और तू मेरे से पूछ रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध हम सारे टीचर्स को एक ज्ञान दे के गए कि जिन सवालों के जवाब नहीं आए, तो यदि आप मेरे से कभी सवाल पूछो और मैं मुस्कुराने लग जाऊं तो समझ जाना क्यों बेइज्जती कर रही मास्टर की सरेआम। और जैसे मैं मुस्कुराऊं आप बैठ जाना, हाँ सर आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो कई बार कोई स्टूडेंट खड़ा हो और करे अरे ये नहीं आ रहा, स्टूडेंट खुद ही कहता है अरे नहीं सर आ गया। मास्टर की जी में कहती आ गया तो मुझे ही बता दे मुझे नहीं आ रहा था। तो एक साल 2015 के आसपास में, वरना हमेशा यहाँ पे अपने RSIS के बैच ही बनाते, उस साल बैच बना लिया फर्स्ट ग्रेड टीचर का बैच बना लिया। हुआ क्या कि पहले सब्जेक्ट लगा करते थे, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, ये RS में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते। दिलीप सर हमें हिस्ट्री पढ़ाते, इसलिए हिस्ट्री की खूब सारे स्टूडेंट थे। कुछ स्टूडेंट का RS में सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हुआ। इन बिटवीन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई तो सबको लगा हिस्ट्री जो पढ़ी हुई है, हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर तो लग जाए एक बार। तो वो दिलीप सर के पास आए, उन्होंने आकर कि सर हमें हिस्ट्री पढ़ाओ और फर्स्ट ग्रेड के लिए हिस्ट्री पढ़ाओ। सर ने कहा मेरे से मास्टरों वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती और मैं ये RSIS वालों को पढ़ाऊंगा, तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। वो एक दिन धरने पे आके बैठ गए। वो धरने पे आके बैठ गए कि नहीं सर पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। तो सर ने एक बैच शुरू कर लिया। सर ने कहा चलो बैच शुरू कर लेते। तो 2 बैच शुरू हो गए। बच्चे थोड़े ज्यादा आ गए, जैसे आप ज्यादा आ गए 2 बैच शुरू करने पड़े, वैसे वो ज्यादा आ गए तब 2 बैच शुरू करने पड़ गए। अब इधर तो बैच शुरू किया, इन बिटवीन RS का आ गया रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आ गया, तो मेंस के बैच बन गए। अब कौन पढ़ा है? तो दिलीप सर तो उन मेंस वाले बैच में चले गए। तो मुझे कहा गया यार तू इन फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ा दे। मेरी तब तक इतनी हिस्ट्री कोई पढ़ाई भी नहीं थी। तो मैं सर पहली बात तो मेरी हिस्ट्री इतनी पढ़ाई हुई भी नहीं है, फिर दूसरी बात ये तो फर्स्ट ग्रेड वाले जो लोग हैं इनमें से आधे तो सेकंड ग्रेड टीचर है, वो थर्ड ग्रेड टीचर है, तो ये तो पहले से नौकरी लगे हुए, इनको तो खूब आता ही होगा। तो ये क्लास में फिर मेरे से इधर उधर के सवाल पूछेंगे, मेरे को आएंगे नहीं सर। सर ने कहा कुछ नहीं पूछेंगे, तेरे को जितनी आती है वो खूब है, और तू तो वहां जाके जब खड़ा हो तब ये सोचना कि मैं अंतिम पैगंबर हूं और मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है, जितना आता है वो सब कुछ मुझे ही आता है। तो तू तो वहां जाके खड़े हो जाना और सब बता देगा एकदम। मैं गया, काफी अच्छा रेस्पॉन्स था बैच का, मैं ढंग से पढ़ा भी रहा था उनको, बच्चे भी एकदम राजी थे। इन बिटवीन एक एग्जाम हुआ नेट का, नेट के एग्जाम होते हैं नेट। मैं MA से पहले नेट हूं, मतलब मेरी MA बाद में की हुई है, नेट पहले की हुई है। मैं BA करके आया था सर के पास में, और BA करने के बाद में आगे सर को पूछा, आगे सर ने कहा कुछ नहीं करना आप तैयारी कर लो, तो हम तैयारी किया करते थे। एक बार किसी दोस्त ने फॉर्म भरा नेट का, तो उसने कहा तू ही नेट का फॉर्म भर दे। हिस्ट्री पढ़ते ही थे, मैंने नेट का फॉर्म भरा बिना MA के, और उस नेट के पेपर के अंदर मैं JRF हो गया। JRF मतलब नेट का जो टॉपर्स होते हैं उनको JRF मिलती, पर अब हिस्ट्री पढ़ी भी थी इतने सालों से तो हो गई, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी कि JRF होना कोई बड़ी बात है। हर साल आजकल मैं देखता हूं अपने 50-60 स्टूडेंट JRF कर लेते हैं। ये इतनी सी हिस्ट्री जो हम GK में पढ़ाते हैं ये पढ़ के JRF कर लेते हैं, मैं हो गया उसमें। अब कोई रिजल्ट जब आता तो आप राजी तो होते ही हो। शाम को रिजल्ट आया, मेरे को दोस्त ने बताया कि यार वो रिजल्ट आया, तेरी तो JRF हो गई, तो मैं बड़ा राजी हुआ। फिर किसी ने कहा राजी क्यों हो रहा है, नेट के लिए MA चाहिए होती है, तू तो MA ही नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं यार 2 साल के अंदर अंदर यदि आप MA कर लेते हो तो वैलिड रहती है, तो 2 साल के अंदर अंदर बाद में MA की। तो मैं नेट JRF था, तो मेरे को पता था नेट वाला पेपर कैसा आता है, क्योंकि वो जो एग्जाम में दे के आया था नेट वाला, उसमें मेरे 50% सवाल भी सही नहीं थे। और वहां मैं बेटा बेटा यूं माथा फोड़ रहा था कि यार इतने साल हो गए हिस्ट्री पढ़ते हुए, अपने हिस्ट्री पढ़ाते और अपने आते ही नहीं सवाल तो। और उस दिमाग खराब हुआ तो उसमें 11 से 17 जो ऑप्शन भरने थे वो भर दिए 21 से 27। तो मेरे को तो संभावना ही नहीं थी कि इसमें नेट भी हो जाएगी और उसमें JRF हुई। तो इससे मेरे को एक ये पता चला कि अपने को जितनी आती है वो खूब है, अपने से ज्यादा लोगों को नहीं आती। जो सवाल अपने को नहीं आ रहे थे वो लोगों को भी नहीं आ रहे। कंपटीशन का मतलब यही है, कंपटीशन का मतलब ये कतई नहीं है कि सारे सवाल करो, कंपटीशन का मतलब है लोगों से ज्यादा। लोगों के 80 हो रहे तो आपके 82 हो जाए, और लोगों के 82 हो रहे तो आपके 84 हो जाए, यही मतलब है। आप उनसे बराबर, कहीं नहीं लिखा हुआ कि 100 में से 100 करने। तो मेरे में ये कॉन्फिडेंस तो था कि यार हो जाते हैं। पर मैं नेट वाले पेपर में समझ भी गया था कि नेट वाले पेपर में सारे क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके आपको जवाब कहीं नहीं मिलेंगे। होता क्या है कि अभी मान लो हरियाणा में एक जगह पड़ती है राखी गड्डी, कौन सी जगह है? राखी। वहां पे उत्खनन चल रहा है, एक्सकेवेशन चल रहा है, खुदाई चल रही है। वहां पे कोई मटका मिल गया, आपको और मेरे को तो नहीं पता ना मटका मिला कि नहीं मिला, पर नेट के क्वेश्चन वालों को उनको पता रहता, वो पूछ लेते हैं हाल ही में मटका कहां मिला, हमारे घर में है मटका, नया लाए थे,
इसके अलावा हमें जानकार नहीं पड़ोसियों के भी आया था कि नहीं आया था। अब उसका क्या जवाब दे। तो वो नेट वाला पेपर मैं भी जब देख के आया था, मैं यूं था कि हाँ यार इसमें ज्यादा सवालों के जवाब नहीं आते, ठीक ठाक आते हैं। अब वो मैं फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ाऊं और बीच में नेट का पेपर आ गया। स्टूडेंट खड़ा हुआ कोई क्लास में, उसने कहा सर नेट का पेपर हुआ उसको सोल्व करवाओ। अपने समझ गए कि राजवीर सोल्व करने का मतलब नंगे हो जाओगे, अपने वो जवाब नहीं आएंगे। देख सीधी सीधी सी बात, अपने को उतनी आती है जितने से फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम पास कर ले। अपने को हिस्ट्री इतनी ज्यादा भी नहीं आती है, मैं एग्जाम पास करवा दूंगा इतना अपने को गारंटी कि इतनी मैं जानता हूं कि लोगों से ज्यादा जानता हूं, तुम्हारा एग्जाम कैसे पास होता है वो मैं जानता हूं। तो मैंने एक दिन तो टाल दिया, मैंने कहा हाँ देखेंगे देखेंगे बात देखेंगे, ऐसे तो क्यों कहूंगी मुझे नहीं आ रही। थोड़े दिन बाद और 2-4 दिन बाद फिर कोई एक मार्ट साहब खड़े हो गए कि सर वो नेट वाला पेपर एक बार हो जाता तो थोड़ा अंदाजा लग जाता। मैं सोचू यार अंदाजा सर को ही नहीं लगेगा, तुम कैसे लगाओगे अंदाजा। अपने भाई फिर टाड़ा उसको, कोई बाहर सीडीओ में मिल जाए, सर कब कराओगे नेट वाला पेपर। मैं ये एक पोर्शन हो जाए उसके बाद देखते हैं। अब मैं टालने की कोशिश करूं यार भूल भाल जाएंगे इतने में आगे भगवान बुद्ध, मैं भगवान बुद्ध को पढ़ा रहा और भगवान बुद्ध पढ़ा रहा था। मैंने एक सिंपल लाइन लिखवाई कि भगवान बुद्ध ने जगत, आत्मा, ईश्वर, मोक्ष इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर नॉर्मल सवाल पूछा कि सर भगवान बुद्ध ने इनका जवाब क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराता हूं, नेट वाले सवालों के जवाब नहीं। इसलिए आप में से किसी ने मेरे से नेट वाले सवाल पूछ लिए तो भाई साहब ठीक नहीं रहेगा। ये क्या तरीका है यार, डेली नंगेपन पे उतर जाते हो, तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं कह रहा हूं आगे बताएंगे आगे बताएंगे। क्लास भी शांत होगी। फिर हालांकि एक दिन कर लिया था, पेपर भी सोल्व कर लिया था, जितने हो रहे थे उतने कर लिए, नहीं वे छोड़ दिए 2, 4, 5, 7 सवाल कि भाई नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। तो वो बात है भाई, भगवान बुद्ध हम मास्टरों के लिए वरदान है कि वो हमें सिखा के गए कि जिन सवालों के जवाब नहीं आए उन पे क्या कर दिया जाए, मुस्कुरा दिया जाए। बुद्ध मुस्कुराए। तो हमने जो परमाणु बम भी फोड़ा उसका नाम क्या रखा, बुद्धा स्माइल। क्या नाम रखा। अब सबसे भयंकर बात तो मुझे ये लगती है भगवान बुद्ध जिन्होंने पूरी जिंदगी कहा शांति शांति शांति। हम अक्सर आज भी मोदी जी बाहर जाते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भारत वो देश है जिसने लोगों को युद्ध नहीं दिया, लोगों को बुद्ध दिया। उन बुद्ध की जयंती पर, उन बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर हमने बम फोड़ा। जो बंदा पूरी जिंदगी शांति शांति चल रहा था, हमने कहा लो बम फोड़ो रे भाई इनके जन्मदिन। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने क्या किया था, बम विस्फोट। याद रहेगी बात। तो पीपल पूर्णिमा का क्या कर दो, बुद्ध किस दिन उड़ाई जाती है, निर्जला एकादशी के दिन। आप पानी नहीं पीते हो तो भी पुण्य मिलता है, लोगों को पानी पिलाते हो तो भी पुण्य मिलता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, यदि मुझे सारे व्रतों में से एक व्रत रखना पड़े तो मैं कौन सा रखूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी रखो। कौन सा व्रत रखो, इसलिए आपसे और कोई व्रत रखे नहीं जाए, आप अपने तो एक व्रत रख लिया करें। कौन सा रख लिया करें, और उसमें बिना पानी रहना पड़ेगा, बिना पानी रह नहीं पाओगे। हाँ, पर आपको भी नोटिस किया करो, निर्जला एकादशी का अपने को पता चल जाता है, सड़कों पे जगह जगह वो लोग ठंडा पानी लेके खड़े रहते हैं सरबर, और गाड़ियों को जबरदस्ती रुका रुका के कि नहीं पीना ही पड़ेगा ठंडा पानी। तो ये इधर जयपुर साइड में थोड़ा ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा करते हैं। तो मैं तो खुद जब नया नया जयपुर आया था तो ये नहीं पता था कि पकड़ पकड़ के पिलाते हैं। मैं नया नया आया तो एक दिन बाइक से जा रहा, त्रिवेणी पुलिये से नीचे उतर रहा, मुझे तब बाइक ढंग से चलानी आती नहीं थी, अब भी नहीं आती, पर तब तो एकदम ही पायलट ही था उस मामले में मैं। तो मैं धीरे धीरे 40 की स्पीड में उसको चलाता हुआ लेके जा रहा था। इस पुलिये से ढलते उधर गोपालपुर तब ढलते, तब 2 भैया खड़े मुस्टंडे ढंग से यूं, और उन्होंने कहा भाई साहब गाड़ी साइड में ले लो। मुझे लगा कि राजवीर पीछे किसी में टक्कर मार के आ गया, तू बिड़ गई होगी यार इधर उधर कहीं पे, और ये कूटेंगे आज, इसमें शक नहीं है। मैंने वापस ये मुंह लटकाया, पूछा भैया क्या हुआ। उन्होंने अरे अरे लाओ लाओ साइड में तो लाओ, और नीचे आ जाओ, पुलिये के नीचे जो मरा है ये पुलिये नीचे और लेके जाए। अब क्या करो, आप भाग भी नहीं सकते उन दोनों के साथ में। तो मैं ये धीरे धीरे करके ले, मैं फिर उनसे पूछूं कि भैया क्या बात है, अरे चलो चलो चलो, वो भी बताया नहीं मेरे को किस लिए लेके जा रहे। वहां ले जाकर उन्होंने वो ठंडा पानी दिया, अरे कहा निर्जला एकादशी है ठंडा पानी पीजिए। तो मेरे सांस में सांस है, वो अच्छा पीटेंगे तो नहीं कम से कम भी। मैंने आराम से ठंडा पानी पिया। तो मैं भैया ये क्यों ऐसा क्यों, अरे निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी के दिन ठंडा पानी पिलाने से आपकी आत्मा तृप्त हुई, आपकी आत्मा तृप्त हुई तो आप हमें आशीर्वाद दोगे, तो व्रत के दिन हमें यार अच्छा आशीर्वाद मिले। आप बताओ आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं मन ही मन सोचूंगा थोड़ी देर पहले तो नहीं लगा था। मैंने कहा हाँ भैया यार इस गर्मी में ठंडा पानी मिल जाए तो आत्मा तृप्त तो होती।